आज का काम आज का काम क्या है? आज का काम यह है कि हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। अच्छा, इसके बारे में रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले तो मैं बोल चुका, लेकिन आप चूँकि रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है तो दोबारा से थोड़ा बोल लेते हैं। अच्छा बेटा, इस चैप्टर में हम हमारी जो पहली डेफिनेशन है, इट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटा, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? अच्छा बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ कि एक मैस है और एक दूसरा मैस है, एक मैस है m1, दूसरा मैस है m2। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, विच इज़ नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं पहले। अगर एग्जामिनर पूछे तो एज इट इज़ लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। एक नंबर के लिए आ जाता है अमूमन कि एवरी मैस अट्रैक्ट्स द अदर मैस विच इज known as the force of gravity। अच्छा बेटा, सर इज दिस द रीज़न दैट आई एम अट्रैक्टेड टू माय फोन। अच्छा बेटा, भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर इज दिस द रीज़न दैट आई एम अट्रैक्टेड टू माय फ़ोन। नहीं बेटा, देखो एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो, हमारे इर्द गिर्द कितने ही मैस होते हैं, कितने ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मैस है। ऑब्वियसली अभी आप अगर अपने बेडरूम में बैठे लेक्चर ले रहे हो तो आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो, चेयर के ऊपर बैठे हुए हो। ये हमारी चेयर है, फ्रॉम द साइड साइड व्यू है चेयर का, ये इसके ऊपर आप बैठे हुए हो, ठीक है। आपके हाथ में फ़ोन है, इधर आपका बेड पड़ा हुआ है, माइनक्राफ्ट वाला बेड बना दिया है। अच्छा, इधर पंखा लगा हुआ है। अच्छा, छत पे अज्यूम करो ये छत है, इधर लैंप पड़ा हुआ है, अज्यूम कर लो ये लैंप है, इससे लाइट निकल रही है। अच्छा बेटा देखो, इन सब चीज़ों के पास मैस है। लैंप का मैस है 3 किलो, बेड का मैस है 70 केजीज़, आपका मैस है 90 केजीज़ क्योंकि आप मोटे हो। फ़ोन का मैस है 300 ग्राम्स, पंखे का मैस है 15 किलो आई सपोज़, चेयर का मैस है 5 किलो आई सपोज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यह आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। तो भाई का सवाल था, इज़ दिस द रीज़न दैट आई एम अट्रैक्टेड टू माई फ़ोन। तो ये है, आप 90 किलो के आप हो, 90 केजीज़ के आप हो, और ये है आपका स्मार्टफोन, आपका आईफोन, एंड्रॉयड, कोई भी फ़ोन है ये आपका, ठीक है। और इसका मैस है 300 ग्राम, 500 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं मैस, सही है। तो बेसिकली बेटा, हम लोगों के मैथ्स इतने छोटे हैं, इतने कम हैं कि आपका मैथ्स और इसका मैथ्स इतना कम है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इन दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो इतनी कम है कि वो एक्चुअली अट्रैक्ट नहीं करते आप एक दूसरे को, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप लोगों के मैसेज बहुत कम है कंपेयर टू अर्थ। ये सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर है। यार ये अर्थ किस कलर से बना दिया मैंने? ये सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर है। अब अर्थ का इतना ज़्यादा मैस है, इतना ज़्यादा मैस है, तो वो हमें अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, एक और बात, वैसे इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये भी बता दूं कि सपोज़ सपोज़ ये एक बंदा है और एक सोफ़ा इधर पड़ा हुआ है। सोफ़ा समझ लो इसको, बस किसी ना किसी तरह का सोफ़ा समझ लो। एक सोफ़ा इधर पड़ा हुआ है। तो बेटा देखो, अगर मान लो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है ग्रेविटी की, वो काफ़ी ज़्यादा है, मान लो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कंसिडरेबल है कि आप उसकी तरफ भाई अट्रैक्ट हो गए, मान लिया। तो अगर एक ऐसी फोर्स है भी ना, तो वो कैंसल आउट हो रही है। वो कैंसल आउट इसलिए हो रही है कि ये वाला सोफ़ा इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला सोफ़ा इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। लाइकवाइज आपके इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप एक चार दीवारी में बैठे हुए हो, एक वॉल इधर है, एक वॉल इधर है, एक वॉल ऊपर है, एक नीचे है, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है,
तो वो आपको कैंसल आउट हो जाती हैं। ये वाली इस तरफ खींच रही है, ये वाली इस तरफ खींच रही है, ये वाली ऊपर की तरफ, ये वाली नीचे की तरफ, तो वो कैंसल आउट हो जाती हैं अगर हम कहें कि इनके बीच में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फोर्स है। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इतने से मैस पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अर्थ हमारे नीचे बहुत बड़ा है, उसका बहुत ज़्यादा वेट होता है, उसका बहुत ज़्यादा मैस है, और वो कंसिडरेबल होता है। सही है, तो डैट्स नॉट द रीज़न वाई यू आर अट्रैक्टेड टू योर फ़ोन। और तुमने मेरा टाइम ही बहुत ज़ाया करवा दिया है, और हम लेक्चर से थोड़ा हट गए हैं। तो अभी हम काम की बात पे आते हैं। अच्छा बेटा, ये तो हमने देख लिया कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी बिटवीन टू मैसेज, वो थी, मतलब दो मैस हैं उसके बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। एवरी मैस अट्रैक्ट्स द अदर मैस विच इज़ नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जो हमारे न्यूटन भैया थे ना, न्यूटन भैया, उन्होंने कहा कि दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन सम थिंग्स। सही है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करती है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, ये पहले मैं लिख देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ मैस और सेपरेशन। ये मैं पहले लिख देता हूँ इसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और एग्ज़ाम में ये आया भी करता है। और इसको आप एज इट इज़ याद कर लो, रट्टा लगा लो। समझाऊंगा मैं ऑब्वियसली, लेकिन इसको याद कर लो और सेम वर्डिंग में लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। ग्रेविटेशन, ये स्पेलिंग को क्या हो गया यार, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक सेकेंड यार, बिटवीन टू पॉइंट masses is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of separation between them। अच्छा बेटा, Newton's law of gravitation states that the gravitation force of attraction between two point masses is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of separation between them। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इस डायग्राम को ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। अच्छा, अच्छा देखो बेटा, ये जो गोल है ना, ये वाला गोला, ये मैथ्स 1 है हमारे पास, ये वाला गोला मैथ्स 2 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये एफ जी, जिसका नाम दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, न्यूटन भैया ने बताया। एक चीज़ है मैथ्स, मैथ्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मैथ्स, प्रोडक्ट ऑफ मैथ्स, और दूसरी चीज़ स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। अच्छा, मैथ्स क्या है बेटा? इसका मैथ्स था, प्रोडक्ट ऑफ मैथ्स क्या है? इसका मैथ्स था 10 kgs, दूसरे का मैथ्स था 10 kgs। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, तो हमने 10 × 10 कर दिया, हमारे पास 100 आ गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैथ्स है हमारे पास, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ जी। सही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा, एक इसके सेंटर से, बॉल 1 के सेंटर से, ऑब्जेक्ट 1 जो M1 है, उसके सेंटर से M2 के सेंटर तक का जो सेपरेशन है,
इनके बीच में जो फासला है वो कितना है, आर। तो स्क्वायर ऑफ सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो आर स्क्वायर एफ जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास ज़्यादा होगा, इधर लिख देता हूँ, ये तो बहुत बड़ा है। अच्छा, प्रोडक्ट आर स्क्वायर, समझ रहे हो ना, आर इसका सेपरेशन है तो आर का स्क्वायर, सही है। तो बेटा अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ मास बढ़ा देंगे, यानी अगर m1 का मास बढ़ा दें या m2 का मास बढ़ा दें, तो वो इवेंचुअली हमारा जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर हम मास को बढ़ा देंगे तो मास के बढ़ा देने से हमारी जो इसकी अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इनके आप इनके इनके सेपरेशन को बढ़ा देंगे, यानी पहले ये इतने करीब पड़ी हुई थी तो एफ जी ज़्यादा थी, अब इसको हमने दूर दूर कर दिया तो एफ जी कम होगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बढ़ा देने से इसमें घाटा आएगा, ठीक है। और अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे तो इवेंचुअली हमें इसको घटाना पड़ेगा, आर स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। तो हमें इन ऑब्जेक्ट्स को करीब करीब लाना पड़ेगा, सही है। अच्छा, ये हमने देख लिया, ये पीछे मैंने रफ बता दिया था, ये थोड़ा नीट है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। तो इससे हमने इन दोनों को मिलाकर लिख लिया कि एफ जी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इट वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमने इसको एक ही इक्वेशन बना दी, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब हम इसका एक फार्मूला निकालते हैं। बेटा हमने एस में भी सीखा है, ओ लेवल में भी सीखा है कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं तो हम इसकी जगह इक्वल टू और सम कांस्टेंट लगाते हैं। इक्वल टू और सम कांस्टेंट, इक्वल टू और सम कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम इक्वल टू के साथ कांस्टेंट लगाते हैं जब भी हम इसको एक इक्वेशन बनाते हैं। तो जब हम इसको आर स्क्वायर को के प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है कि थ्रू आउट द यूनिवर्स, अक्रॉस द होल वाइड यूनिवर्स, इट स्टेज द सेम, इसकी वैल्यू सेम होती है। फॉर इंस्टेंस जैसे छोटा जी आपको पता है ना, छोटा जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होती है 9.81, वो अर्थ पे और है, मार्स पे और होगी, ठीक है, और जुपिटर पे अलग होगी। तो प्लैनेट टू प्लैनेट वो वेरी करती है। लेकिन द वैल्यू ऑफ बड़ा जी, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट स्टेज सेम अक्रॉस द यूनिवर्स। और एक और चीज़ कि इफ़ इट वर टू बी स्लाइटली ऑफ, अगर ये थोड़ी सी ज़्यादा होती या थोड़ी सी कम होती तो क्या होना था, लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि भाई जी खुद ही बन गई कायनात, खुद ही बन गई दुनिया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को हम भूल जाते हैं। खैर देखो, इसके बारे में सब लोग अपनी रिसर्च करें, बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है। इसकी वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है। देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये आपकी जो फार्मूला शीट होती है ना, वो शुरू में आई होती है, उस पर कॉन्स्टेंट्स भी लिखे होते हैं, उसमें ये इंक्लूडेड होती है। लेकिन आईड सजेस्ट कि आप इसको रट्टा लगा लो, खुद से याद कर लो। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, इतनी छोटी वैल्यू, यानी 0.00000067, इतनी छोटी वैल्यू, इससे भी छोटी बल्कि, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने साथ लिखी हुई है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन मैसेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देख लेते हैं जल्दी से। एक सेकंड में फजूलियात इरेज कर दूं, वरना वो बाद में साथ प्रिंट हो जाएगी नोट्स के, तो मसला हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसका मतलब होता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन मैसेज।
इसका मतलब है एक मैस वन है, मैस वन, एक है मैस टू। इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि एवरी फोर्स अट्रैक्ट्स द अदर मास नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, ठीक है। और उसमें हमने इसका फॉर्मूला भी निकाल लिया। पहले हमने न्यूटन भैया की बात मानी कि भाई डिपेंड ऑन टू थिंग्स, फिर हमने इसका फॉर्मूला इक्वेशन निकाली। अब उसमें जो कांस्टेंट था उसके बारे में हमने देखा कि इट स्टेज सेम अक्रॉस द यूनिवर्स, और ये इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन मैसेज। इसका क्या मतलब है बेटा, मीडियम का क्या मतलब है? देखो, मैस वन और मैस टू हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिक वॉल है। क्या है? ब्रिक वॉल, ईंटों की बनी हुई दीवार है। अब दोबारा से मैस वन है, मैस टू है, इन दोनों के बीच में एयर है, एयर। अब दोबारा से मैस वन है और मैस टू है, और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब दोबारा से मैस वन है और मैस टू है, और इधर हमने फ़र्ज़ करो वुड प्लैंक लगा दिया, ये वुडन वॉल है, वुड का प्लैंक है, ये लकड़ी का फट्टा है ये। तो अब मुझे बताओ कि द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, डज इट चेंज इन एग्जाम्पल्स के साथ साथ? इधर ब्रिक वॉल है, इधर एयर है, इधर वैक्यूम है, इधर वुडन प्लैंक है। तो आप सोचोगे हो सकता है कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जी हो, एयर के अंदर जी थोड़ी कम हो, और वुडन प्लैंक में उससे कम, और ब्रिक वॉल तो ज़्यादा थोड़ी स्टडी होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा डेंस होती है, तो उसमें वैल्यू ऑफ जी कम हो। हालांकि ऐसा नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। कोई भी चीज़, किसी भी मटेरियल की दीवार हो, मैसेज के दरमियान में वैक्यूम हो, एयर हो, इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द मैसेज। दिस इज़ व्हाट दैट लाइन मीन्स। सही है। एक तो बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शौक से समझाते हैं आपको। अभी नोट्स भेज तो दिए थे मैंने सर्कुलर मोशन के, क्या हो गया? चेक करो, ऊपर चले गए होंगे, स्क्रॉल करके देख लेना। अच्छा, अच्छा बेटा, अगर आपने इसको गौर से पढ़ा हो कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मैसेज, तो पॉइंट मैसेज क्या होता है? पॉइंट मैसेज क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लिख लूँ, ये पूछता नहीं है एग्जामिनर के पॉइंट मैसेज क्या होता है, लेकिन पता होना चाहिए ऑब्वियसली। ऑल द mass of a body is concentrated at a point, at a point। तो इसका मतलब है कि बेसिकली एक अर्थ है ना, अर्थ, और अर्थ का मैस होता है 6.02 इंटू 10⁻²4 किलोग्राम्स। बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है ये, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ये होती है कोई 6.0, बहुत बड़ी वैल्यू होती है ये बेसिकली। तो हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ एक पॉइंट मैस है। पॉइंट मैस क्या होता है? पॉइंट मैस ये होता है कि ऑल ऑफ अ बॉडीज वेट इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। यानी ये अर्थ है, किधर गया अर्थ भैया? ये अर्थ है। तो अर्थ के अंदर हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं कि भाई ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है। और हम अज्यूम करते हैं कि ये जो बाकी का एरिया है ना, ये बाकी का एरिया, इट इज़ वेटलेस। और जो सारा वेट है ना, वो बस इस पिद्दे से पॉइंट के अंदर है, छोटू से पॉइंट के अंदर ये सारा वेट है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट पॉइंट मैस मीन्स। और हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ एक पॉइंट मैस है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि इट इज सेइंग कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू मैसेज जिनका वेट है 1 kg 1 kg, और सेपरेशन है इनमें 1 मीटर। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैस वन हमें पता है m1 इज़ 1 किलोग्राम, लाइकवाइज m2 इज़ 1 किलोग्राम्स। तो हमें पता है कि, और सेपरेशन भी लिखनी है ना, r इज़ 1 मीटर्स। तो एफ जी इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 ओवर r स्क्वायर। वैल्यूज़ प्लग इन करो, तो इट इज़ g
इंटू वन इंटू वन ओवर वन स्क्वायर। तो एफ जी हमारे पास कितनी आ जाएगी? इट वुड बी इक्वल टू जी, द वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। अच्छा, मैं इसको अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा के आता हूँ, बस 2 मिनट। अच्छा, आई एम बैक। अच्छा बेटा, कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो दो मैसेज के दरमियान में होती है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बातें हैं उसके बारे में जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। देखो बेटा, पहली बात यह है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होती है ना, वो मीडियम के बीच में मीडियम मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सही है। ये मैं पहले भी बता चुका और एक्सप्लेन कर चुका कि बेशक दो मैसेज हैं, उनके बीच में ब्रिक वॉल है, वुडन प्लैंक है, एक पर्दा है, कुछ भी नहीं है, एयर है, वैक्यूम है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वुड रिमेन सेम until unless their mass and their separation is same। अगर mass को चेंज करोगे तब उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, mass ज़्यादा करने से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप रेडियस, ये रेडियस तो नहीं, सेपरेशन को आगे पीछे करो, यानी इनको दूर ले जाओ, करीब ले आओ, उससे फ़र्क पड़ेगा। करीब लाने से ज़्यादा होगी और दूर लेकर जाने से कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने ये भी देख लिया डिटेल से। दूसरी चीज़, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, सेंट्रल होती है, रेडियली इनवर्ड्स होती है। अब रेडियली इनवर्ड्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सर्कुलर मोशन के अंदर पड़ा हुआ है, पता है, कुछ इतना नहीं है। इसका यही मतलब है, थ्रू अलॉन्ग द रेडियस एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, बस। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ओनली। ठीक है, यानी फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगेन वही पॉइंट, कि इसके बीच में कोई मीडियम है या नहीं है, या वो डेंस मीडियम है या वो किस मटेरियल का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ सेपरेट इसकी अपनी पोजीशन पे डिपेंड करती है। फ़र्ज़ करो ये मैथ्स वन था, ये मैथ्स टू था। अब जो इनके बीच में फोर्स है ना, ये इनकी पोजीशंस पे डिपेंड कर रही है। अब मैं मैथ्स टू को इधर ही रहने दूँ, लेकिन मैथ्स वन को उठा के इधर ले जाऊँ, तो फोर्स अफेक्ट होगी। ठीक है, लेकिन वैसे पड़े पड़े उधर फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? कि एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पास। इतनी सी बात ही है, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। वीडियो स्किप कर दो अगर आप पहले नोट्स बना चुके हुए हो और दूसरी दफ़ा वीडियो देख रहे हो, वरना आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, और लाजमी नोट्स बनाओ। मेरे नोट्स पर मत डिपेंड करो, अपने हाथ के बने हुए नोट्स आर द बेस्ट। अच्छा, द ग्रेविटेशनल डज नॉट depend on the medium between masses। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट था कि इट इज सेंट्रल और रेडियल। सही है। ये है हमारा अर्थ, और ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है अर्थ का। तो इसके अलोंग एक्ट करती है फोर्स। ठीक है, इस रेडियस के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है, इस रेडियस के अलोंग फोर्स एक्ट करती है। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी सेंट्रल और रेडियल। अच्छा, अगला पॉइंट, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, डिपेंड्स ऑन पोजिशन ओनली, ऑन पोजिशन ओनली। और लास्ट पॉइंट था कि इट ओबेज न्यूटन भाई का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा,
ना, अगली हेडिंग है ग्राफ ऑफ फोर्स एंड रेडियस। बेटा अब हमने क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, दो मैसेज ले लिए, मैस वन, मैस टू ले लिया। अब इन दोनों का मैस तो कांस्टेंट है ना। फर्ज करो ये भी 10 किलो का है, 10 kgs, ये भी 10 kgs है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ जी इज़ अ कांस्टेंट एनीवेज। तो हमने क्या किया, हमने इनका जो सेपरेशन था, रेडियस कहने वाला था, इनका जो सेपरेशन था जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कभी दूर ले गए, कभी दूर ले गए मैसेज को, फिर थोड़ा करीब ले आए, फिर थोड़ा करीब ले आए, फिर थोड़ा करीब ले आए, या फिर करीब से पहले दूर ले गए, फिर और दूर ले गए, फिर और दूर ले गए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है कि एफ जी इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये सारे कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट थे बेचारे, तो हमारे पास ये आ गया। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो बेटा जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते गए, जैसे जैसे हम इसकी सेपरेशन को इंक्रीज करते गए, तो ये डिक्रीज होता रहा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है, इट इज़ नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। इसका क्या मतलब है, अगर ये सिंपली विदाउट द स्क्वायर सेपरेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई टू करता ना, तो ये डिवाइडेड बाई टू हो जाता। फर्ज करो फोर्स थी 50 न्यूटन्स की फोर्स थी, ठीक है। और मैंने रेडियस था, रेडियस कह रहा हूँ दोबारा से सेपरेशन था 10 मीटर्स, 10 से मैंने इसको आधा कर दिया, 5 मीटर्स कर दिया, ठीक है। ओ मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया, 20 मीटर्स कर दिया, दूर दूर कर दिया मैसेज को। तो जो उसकी फोर्स थी ना, वो डिवाइड बाय टू हो जाती, तो वो 25 न्यूटन बच जाती सिर्फ, समझ रहे हो। लेकिन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर रहा हूं ना, तो इट इज नॉट बीइंग डिवाइडेड बाय टू, इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर विच इज 4, समझ रहे हो। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैथ्स के टीचर का काम था लेकिन मैंने सिखा दिया, इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। वैसे नहीं, फिजिक्स के टीचर का भी काम है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और जो सेपरेशन है बिटवीन द मैसेज, या रेडियस कह लो, इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बना हुआ है, इस फजूलियात को, फजूलियात तो नहीं यार, इसको मैं इरेज कर दूं। कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ यार मैं आज के लेक्चर में, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है मेरे अंदर। अ, तो कुछ भी बोल ही जा रहा हूँ। खैर देखो, पहले थी ये हमारे पास एफ और ये आर, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा था फोर्स, ठीक है, ऑन सेपरेशन, या रेडियस बोल लो, कोई मसला नहीं है, रेडियस आर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया, हमने सेपरेशन को 2 टाइम्स कर दिया। अगर 5 टाइम्स डिस्टेंस था ना, तो हमने 5 मीटर्स था ना, तो हमने 10 मीटर्स कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो जब हमने इसको 2 टाइम्स किया, तो ये डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ये है, हाफ नहीं हुआ। हाफ होता तो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, वो 4 से डिवाइड हो रहा है, वो हमने पीछे सीख लिया, बिकॉज दे ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, सही है। अच्छा, फिर हमने इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आर कर दिया, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो एफ डिवाइड बाय 16। इस तरह का इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था शुरू शुरू की क्लासेस में, जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था ASA2 के बारे में, कि A2 इज़ ऑल अबाउट फार्मूलाज, ग्राफ्स और अपनी डेरिवेशंस वगैरह। अगर आपको ये आती हैं, फार्मूला आपने रटे हुए हैं, ग्राफ्स आपने रटे हुए हैं, डेफिनेशंस और डेरिवेशंस आपको रटी हुई हैं, आपका ये आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई इतना वेरी हार्ड कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स भी समझा रहा हूँ, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। हमने आज क्या सीखा, रिकैप करते हैं, पीछे की चीज़ें छोड़ो, अभी का रिकैप करते हैं। हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ सीखा,
इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अगर ये डिवाइडेड बाय, इधर ये मल्टीप्लाई बाय टू हो रहा है ना, तो ये डिवाइडेड बाय टू नहीं होगा, डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, नॉट नॉर्मल सेपरेशन। समझ रहे हो? हाँ, इसलिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। अच्छा, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, साथ डायग्राम ही बनी हुई है, तो बेसिकली समझ आ रहा है कि हमने फाइंड करना है बी और सी के बीच की फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और बी और ए के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ए टू सी जो इसकी रिजल्टेंट बनती है ना, जो रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पर, रिजल्टेंट फोर्स, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रिजल्टेंट क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ जी ऑफ बी एंड सी। तो एफ जी इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिखने का कायल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी नया नया पढ़ा है तो लिख लो। वैसे अच्छा, बाय द वे, एग्ज़ाम में आपने लिखना है फॉर्मूला। अगर आप वैल्यू गलत भी पुट कर रहे हो ना, और आप आंसर गलत निकाल रहे हो, क्योंकि आप पता है बंदा लाइक कंफ्यूज होता है एग्ज़ाम के वक्त, डरा हुआ होता है या जो भी प्रेशर होता है, तो आप गलत कैलकुलेट कर दो या कुछ कर दो, लेकिन आपने एटलीस्ट फार्मूला मेंशन कर दिया, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, एक मार्क मिल जाता है आपको। ठीक है, मेथड मार्क्स मिलते होते हैं। अच्छा, एफ जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 raised to the power -11। इसकी वैल्यू हमें याद है, ये कांस्टेंट है। बी का मैथ क्या है? पहले हम बी सी का फाइंड कर रहे हैं, सही है? नहीं, पहले ए बी का फाइंड कर लेते हैं। ए का मैथ है, ए का मैथ है हमारे पास 8 इंटू 10 7, और बी का मैथ है हमारे पास 4 इंटू 10, 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अच्छा, 4, और इनकी सेपरेशन कितनी है? इनकी सेपरेशन है 8 मीटर्स, 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स जी ऑफ ए बी आ गई, विच इज़ 3.4 न्यूटन्स। अच्छा, अब हम फाइंड कर लेते हैं बी सी की। तो एफ जी ऑफ बी सी इज़, या फोर्स बिटवीन बी सी लिख दो, एफ जी लिखने की जरूरत नहीं है भाई। 6.67 इंटू 10 raised to the power -11, इंटू बी की मैथ था 4 इंटू 10 पावर 4, और सी का मैथ है 5 इंटू 10 पावर 7, और इनका सेपरेशन है 6 मीटर्स, तो 6 का स्क्वायर। आंसर क्या आ रहा है बेटा? कैलकुलेटर है आज मेरे पास, मज़े की बात। एफ बी सी इज़ 3.7 न्यूटन्स। सही है, ये आंसर्स निकाल लिया हमने। अब बेटा मज़े का पार्ट, हमने फाइंड करना है अपना रिजल्टेंट, क्योंकि जो फोर्स है, बीसी की जो फोर्स है वो इस तरह है, इस डायरेक्शन में है, 3.7 न्यूटन्स, 3.7 यार, 3.7 न्यूटन्स। ए बी की फोर्स है इस तरह, इस डायरेक्शन में, विच इज़ 3.4 न्यूटन्स। यही बात है। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, और ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी थी। तो रिजल्टेंट फोर्स, अगर देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यही बात है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे हम लगा देंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 3.7 का स्क्वायर प्लस 3.4 का स्क्वायर अंडर रूट, कैलकुलेट करो बच्चों, इट इज़
5 न्यूटन्स। और अब एंगल फाइंड करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3.4/5, विच इज 42.8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। तो 5.0 न्यूटन्स एट एन एंगल 42.8 डिग्रीज। सही है। ये हमने बिल्कुल बच्चों वाला ए एस वाला कॉन्सेप्ट कर लिया। ए एस वाली चीज़ थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी थी। लेकिन हमने बीच में एक ट्विस्ट लिया है, A2 का कॉन्सेप्ट, विच वॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, अब बेटा हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। अपनी धरती, अपना अर्थ, अपना गोला कह लो, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा बेटा, ये हमारा है गोला। ये हमारा गोला है जो कि स्पिन भी करता है, उसके ऊपर हम होते हैं। तो क्या हम सर्कुलर मोशन में नहीं होते, क्योंकि ये स्पिन कर रहा है ना, देखो ऐसे गोल गोल घूमंडे है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो इस गोले के ऊपर हम खड़े हुए हैं ऐसे। तो क्या हम सर्कुलर मोशन में ना हुए? क्यों ना हुए, लाजमी हुए, सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, अब किस बात का घबराना। अच्छा बेटा, पॉइंट तो ये है कि हम जो गोले पे खड़े हुए हैं और गोला घूम रहा है तो हम सर्कुलर मोशन पे हैं। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में तो हम हैं, तो वो कौन सी फोर्स है जो एज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है? वो है एफ जी। एफ जी, ओ यार, पेन ही नहीं सिलेक्ट। एफ जी। एफ जी हमें पता है, हमने अज्यूम किया। ओए होए, मैंने क्या इरेज कर दिया। हमने अज्यूम किया कि हमारा अर्थ इज़ अ पॉइंट मैस। तो ये सेंटर पे उसका पॉइंट है जिसके थ्रू सारा वेट एक्ट कर रहा है। ये हम हैं, ये हमारा वेट है। अब ये मैस 1 हो गया, ये मैस 2 हो गया। ये सेपरेशन, सेपरेशन क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। ये सेपरेशन हो गया। तो हमने फाइंड कर ली एफ जी। तो एफ जी जो है, जो फोर्स है मेरे और अर्थ के सेंटर पे, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक पॉइंट मैस है, तो पॉइंट मैस का, अर्थ के और मेरा जो वेट है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। जब हम जंप करते हैं तो हम नीचे वापस को पुल किए जाते हैं। तो वो एक्ट कर रही है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं लिख देता हूँ अब। वैसे ये मेन पॉइंट्स नहीं है, मेन पॉइंट्स नीचे हैं, ये वाले 3 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद छुट्टी। लेकिन अभी ये वाले पॉइंट्स पढ़ लो साथ साथ के। ये चीज़, अच्छा, वी आर ऑल इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ। वी आर ऑल in the gravitational field of earth। सही है। therefore we experience the gravitational pull gravitational pull of earth। अच्छा, अब जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है वो एफ सी की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी लिख देते हैं। ये हम, मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, बस अब लिख रहे हैं कि अर्थ इज स्पिनिंग। स्पिनिंग के ही स्पेलिंग होते हैं, मैंने एक एन ज़्यादा डाल दिया। अबाउट इट्स एक्सेस। सही है। सो वी ऑल आर इन सर, यार निब चेंज करनी पड़ेगी मुझे पेन की। सर्कुलर
मोशन ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ अर्थ। पता नहीं, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो पता नहीं मुझे लगता है कि मुझे तेज़ तेज़ लिखना चाहिए, वो आप लोग बोर हो जाओगे या वो सा, तो उसमें मेरी राइटिंग ख़राब हो जाती है। अच्छा, पिंक कलर, पिंक कलर। देखो बेटा, एफ जी इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इट एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमें अर्थ की एजेस से गिरने नहीं देती, हम इधर से गिर नहीं जाते। अब अब अर्थ घूम रहा है, तो हम इधर से गिर नहीं रहे। वजह क्या है? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो एज एफ सी एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है, और वो हमें अंदर की ओर खींच रही है और हमें गिरने से रोक रही है अर्थ की एजेस से। तो जो लीनियर स्पीड है, ये लीनियर स्पीड नज़र आ रही है आपको, ये हमारी स्पीड है। लीनियर स्पीड इज वी। डायग्राम को लेबल कर दें थोड़ा। वी डू नॉट फॉल ऑफ द एज ऑफ अर्थ एज एफ जी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक्ट्स एज एफ सी विच इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाने थे आपको अर्थ के बारे में, तीन, वो एज फॉलोज हैं, बारी बारी पढ़ते हैं। बेटा देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मुन्ना सा मैस, ये हमारा प्यारा सा मैस अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है, अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा, और अपना टाइम ज़ाया कर रहा है मोबाइल के ऊपर, रेस्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर। और अर्थ का सेंटर ये है जिधर से उसका मैस एक्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अ पॉइंट मैस। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा? कितना होना चाहिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन? इन दोनों के बीच का सेपरेशन विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। सही है, ऑब्वियसली अर्थ एक गोला है और ये रेडियस हुआ करता है, मैथ्स में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि ये रेडियस हुआ करता है। तो अगर एक एक चीज़ इधर रेस्ट कर रही है, इधर पड़ी हुई है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ अर्थ। सिंपल एज डैट, बहुत स्टूपिड सा पॉइंट है, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं कि अब इसका ये मतलब नहीं है आप बैठ के इसको रटना शुरू कर दो। ये नोट्स इसलिए हैं कि भैया आप देखो और लाइक आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। और नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बनाए हैं कि इट कवर्स लाइक ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट पेपर्स। और महज नोट से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आप लेक्चर ना भी लेना तो आपकी बहुत हेल्प हो जाती है सिर्फ नोट्स से, क्योंकि हम कोई बुक वगैरह नहीं यूज़ कर रहे ना। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड on earth, on the surface of earth, on the surface of earth and center of earth is equal to the radius of earth. Simple as that. यार आज का लेक्चर लंबा हो रहा है यार, वाइंड अप करो। अच्छा, we assume earth to be a point all its। एक सेकेंड यार, लाइंस का क्या सेटिंग है?
क्योंकि मैं डर गया था कि लाइंस मैंने शायद ख़राब कर दी हैं, क्योंकि पिछले भी ना नोट्स थोड़े कंजेस्टेड कंजेस्टेड थे, तो मुझे भी दोबारा से थोड़े बनाने पड़ रहे हैं. इट्स वेट एक्टिंग थ्रू सेंटर. अच्छा. We assume Earth to be a point mass with all of its weight acting through center. अच्छा. और हमने ये भी देख लिया कि the distance between objects placed on the surface of Earth and center of Earth is equal to the radius of Earth. अच्छा, क्योंकि ऐसे भी होते हैं ना, समटाइम्स हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं ना, तो इट इज़ ऑब्वियसली नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, और ह्यूमन है, इट्स नॉट कूल टू नो अंग्रेज़ी यार, ऐसी कोई बात नहीं है कि अंग्रेज़ी उन्होंने से आप कूल हो गए हो या आप ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, लेकिन तो हमें वो इस बात को ग्रैस्प नहीं कर सकते. तो इसलिए मैंने उर्दू में भी समझा दिया कि अगर कोई चीज़ अर्थ की सरफेस पे पड़ी हुई है, तो सेंटर से ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस कितना हुआ, रेडियस के बराबर. इतना सिंपल सा पॉइंट था. अब अगला पॉइंट हाईली कंसेप्चुअल है, और अगर आपने मेरे, किसी और टीचर के नहीं, मेरे सर्कुलर मोशन वाले नोट्स नहीं देखे हुए, या वीडियो लेक्चर्स, बेसिकली नोट्स नहीं, लेक्चर नहीं देखा हुआ, तो हो सकता है ये चीज़ ग्रैस्प करने में आपको मुश्किल हो. तो आई रिकमेंड, आप अभी वीडियो बंद करो, सर्कुलर मोशन वाली वीडियो पे जाओ, थर्ड जो लास्ट लेक्चर है, 3 लेक्चर हैं उसके, जो आखिरी लेक्चर है ना, उसके लास्ट 15 to 20 मिनट्स, यानी जो लास्ट एग्जाम्पल है ना, उसमें ये चीज़ कवर हुई हुई है, तो उसको देख लो. कवर तो खैर पहले भी हुई हुई है कि आप, लेकिन अगर आप अभी ग्रेविटेशन करना चाह रहे हो तो आप जल्दी से वो देख सकते हो, तो वरना आपको सही समझ नहीं आएगी. बेटा दूसरा पॉइंट ये है कि एफ जी एक्स एज एफ सी हमें पता है, तो एफ जी बेसिकली दो कंपोनेंट्स में बट गई है, विच इज़ एफ सी प्लस पुश ऑन अर्थ. पुश ऑन अर्थ सही है, नॉट मतलब पुश ऑन अर्थ भी कह सकते हो, वेट भी कह सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हो. अब आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने मेरे साथ सर्कुलर मोशन वाले लेक्चर्स नहीं लिए हुए, तो आप आखिरी वीडियो देख लो एंड से थोड़ी सी, तो आपको ये वाली चीज़ समझ आ जाएगी. ठीक है, और तसल्ली से बाद में फ्री होके इसको पूरा फुल फ्लेज लेक्चर्स देख लेना सर्कुलर मोशन के. अच्छे हैं, सही है. अच्छा, पुश ऑन अर्थ समझ रहे हो आप, वो मैंने नॉर्मल रिएक्शन समझाया था कि भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द पुश बैक फ्रॉम अर्थ. ठीक है, तो जो एफ जी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, अर्थ गोल गोल घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में है, तो इट एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द पुश ऑन अर्थ. ये हमारा मासूमाना सा पॉइंट है, जो कि अगर आपने सर्कुलर मोशन वाले लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको समझ आ जाएगा. वाई डू आई कीप रिपीटिंग वट एवर आई एम सेइंग. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं. पहले मैं अंग्रेज़ी ज़बान में लिख देता हूँ, फिर उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, या इधर लिख दो यार, और वेट और नॉर्मल रिएक्शन. अच्छा, एन आर पढ़ के आपके जहन में आ जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन ही लिखा हुआ है, या पूरा लिख दूँ, नॉर्मल रिएक्शन. वाओ. अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन जल्दी से लिख देता हूँ कि एज एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, बॉडी कह लो ऑब्जेक्ट कह लो, placed on the surface of earth is in circular motion due to the rotation of earth. Therefore they require centripetal force. सही है,
तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन थी, सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन splits into centripetal force and अच्छा, एक स्टोरी से टाइम सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो आई ग्रिप द पेन रियली हार्ड। अभी भी काफ़ी ज़ोर का मैं दबाता हूँ पेंसिल, यहाँ तक कि तोड़ी हुई है मैंने पेन्स, लाइक वीकर पेन्स। उसकी वजह ये कि मैंने आई स्मॉल ना, मेरी तब से ग्रिप थोड़ी पेन के ऊपर, वाइल्ड राइटिंग, वैसे ग्रिप स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ तक कि मेरी टीचर ने मेरी अम्मी को अलग से बताया था, और वो नोट लिख के दिया था कि स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन पेंसिल, ऐसा करके मुझे कुछ याद पड़ता है। तो अभी मेरा हाथ दुख रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज यूज्ड टू मूव द बॉडी इन अ circular path and the rest as weight or push on earth. Acha. As an object or a body placed on the surface of earth is in circular motion due to the rotation of earth, therefore they require centripetal force. So force of gravitation splits into centripetal force and weight, where centripetal force is used to move the body in a circular path or not fall off the edges, and rest as weight or push on earth. इसका मतलब यह है बेटे कि जो हमारी एफ जी थी, जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन थी बिटवीन आवर सेल्व्स एंड द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि पॉइंट मैस है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन थी वो दो काम करने लग गई। क्यों? क्योंकि अब अर्थ घूम रहा है, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, अर्थ घूम रहा है गोल गोल अपने एक्सिस पे। तो हम सर्कुलर मोशन पे हैं। अब सर्कुलर मोशन में रहने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, वो सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में डिस्कस हुआ हुआ है। तो जो एफ जी थी, इट इज़ द रेडियल फोर्स, इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, तो इट एक्ट्स एज एफ सी प्लस द पुश ऑन अर्थ, सो इट स्प्लिट्स, वो टूट जाती है। एक तो वो उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, ठीक है, एक्ट्स एज एफ सी, उसको गोल गोल घुमा रही है। एक उसको पुल कर रही है अर्थ की तरफ, ठीक है, जो कि वेट में ट्रांसलेट हो रहा है या पुश ऑन अर्थ में ट्रांसलेट हो रहा है, क्योंकि उसको अपनी तरफ लाइक पुल कर रही है ना। तो सरफेस के ऊपर हमारा जो वज़न है वो उसको पुश करता है सरफेस ऑफ अर्थ को, ठीक है, क्योंकि सेंटर की तरफ हम पुल किए जा रहे हैं, हम सरफेस पे पुल नहीं हो रहे, हमें अर्थ की सेंटर अपनी तरफ खींच रही है, सेंटर की तरफ हम पुल हो रहे हैं। तो जो सरफेस है उस पर हमारी बॉडी पुश करती है, एक फोर्स लगा देती है, ठीक है। उसको हम वेट भी कह सकते हैं, वेट या पुश ऑन अर्थ या नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ में स्प्लिट हुई वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी, जो कि कुछ भी नहीं कर रही, हमें सिर्फ गोल गोल घुमा रही है, गोल गोल घुमाने में मदद कर रही है, ठीक है। सर्कुलर मोशन वाले लेक्चर्स देख कर और समझ आ जाएंगे। सही है, ये था सेकंड पॉइंट। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आज के लिए, बाकी हम कल शुरू करेंगे आगे से। थर्ड पॉइंट है कि बेटा जी एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वेयर, जी एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। यानी अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, वो आगे जाके आप समझ जाओगे, अभी थोड़ी लाइक अभी आप लोग थोड़े इस चैप्टर के एमेच्योर हो, आगे जाके समझ आएगी। जी एम है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, जी एम की जगह जी आर लिख दो, जी आर की जगह जी एम लिख दो क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ यूज टू फाइंड द वेट ऑफ अर्थ एज वेल, ठीक है।
और इसकी डेरिवेशन इंक्लूडेड है शायद, इज इट? इट इज़ नॉट। हाँ, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, सही है। तो ये आप रट्टा भी लगा सकते हो, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ऐसे करके रट्टा भी लगा सकते हो। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और इसकी डेरिवेशन में से इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, तो उधर लिख दूँ छोटा सा, क्या यू कैन रिप्लेस दिस वाइल डूइंग क्वेश्चंस, वी कैन रिप्लेस जी एम जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, वही जी आर स्क्वायर, वाई डूइंग क्वेश्चंस। और डेरिवेशन इसकी नहीं इंक्लूडेड, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई डिराइव कर दो इसको या कुछ भी, तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बस। लेकिन मैं डिराइव करवा रहा हूँ समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग्स सेक। हमने बेटा पढ़ा कि एफ जी बेसिकली दो काम कर रही है, इट इज़ एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट। अब इसको डिराइव करने के लिए हम एक अजम्पशन करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि जो अर्थ है ना वो रेस्ट पे है, अर्थ रुका हुआ है, अर्थ कोई काम नहीं कर रहा। अज्यूमिंग अज्यूमिंग अर्थ इज एट रेस्ट, रेस्ट कर रहा है अर्थ भाई, अर्थ रेस्ट कर रहा है। तो अर्थ के रेस्ट करने से क्या होगा, एफ सी ज़ीरो हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इस ज़ीरो। वो क्यों, वो इसलिए कि वो गोल गोल घूम ही नहीं रहा, तो कोई ऐसी फोर्स ही नहीं है जिसको गोल गोल घुमाए। तो एफ सी हमारी होगी ज़ीरो। तो इक्वेशन में हमारे पास क्या बच गया, एफ जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस वेट। सही है। अब हम इसको खोल के लिख देते हैं, यानी जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, बड़ा आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, बड़ा एम इज़ द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ, ये किसी और कलर से लिखता हूँ इसको, मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटा, इट इज़ इक्वल टू, वेट क्या होता है, एम जी। तो ये वाला m इस वाले m से कट गया, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट मैस ऑफ ऑब्जेक्ट से कट गया, ठीक है। और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई विच इज़, अब जी आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। डिराइव हो गया, सिंपल एज डैट। तो मैं सारा लिख देता हूँ कि जी क्या है, एम क्या है, और छोटा एम क्या है। और ये बेसिकली हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वी यूज दिस टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लानट, कोई भी प्लानट। अच्छा, इधर मैं लिख देता हूँ कि एम इज मास ऑफ अर्थ या प्लानट, छोटा एम इज मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट स्लैश ऑब्जेक्ट, और जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और बिग जी is universal gravitational constant। अच्छा, और आर, बिग आर इज
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे कूल सी राइटिंग हो ना मेरी भी, कंप्लीटली कूल ऐसे। अच्छा, इधर टाइनी सा लिख देते हैं कि व्हाट इज दिस पिंक कलर वी यूज। यार ये पिंक ब्राइट क्यों नहीं है इतना यार? इट इज इंडीड पिंक यार, बट इट लुक्स पर्पल टू मी फॉर सम रीजन। हाँ, ब्राइट नहीं लग रहा। वी यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड mass of the planet, mass planet। अच्छा यार, एक लास्ट क्वेश्चन करते जाओ प्लीज़, माजरत, लेकिन इसके इससे रिलेटेड है ना, इससे रिलेटेड ना होता तो मैं ना कर रहा था। अच्छा, अ चाइल्ड ऑफ मैथ, एक बच्चा है ऑफ मैथ 50 kgs स्टैंडिंग ऑन इक्वेटर, ठीक है। फाइंड एफ सी रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करो। द पुश ऑफ चाइल्ड ऑन अर्थ where mass of earth is 6.02 into 10 raised to power 24 kilograms and radius is 6.4 into 10 raised to power 6 meters। अच्छा, जल्दी से कर लो यार। ए, अबे कर लो यार, एक सवाल करवा रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करवा रहा बेटा, कर लो, कर लो बेटा। बेटा तुम्हारे भले के लिए बेटा, मैं कर चुका ये लेवल्स, हम का हो गया ये लेवल्स। अच्छा, एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। अगेन अगर आपको नहीं पता ये फार्मूला कौन सा है तो सर्कुलर मोशन वाले लेक्चर्स देख लो। अच्छा, 6.4 इंटू 10, 6 इतना ही है ना रेडियस। और ओमेगा क्या है? ओमेगा तो हमें पता नहीं है, ओमेगा हम फाइंड कर लेते हैं। 2 पाई ओवर टी। टाइम पीरियड कितना होता है बेटा अर्थ का? अर्थ कितनी देर में गोल चक्कर मारती है? 24 आवर्स में, राइट। 3600। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो हमने फाइंड कर लिया कि 1.69 न्यूटन्स है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, हमारी नहीं, उस बच्चे की जो इक्वेटर पे बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या फाइंड करना था हमने? दूसरा फाइंड करना था द पुश ऑफ द चाइल्ड ऑन अर्थ। तो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी है, पॉइंट नंबर 2 था, दैट इज एफ जी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस पुश। तो पुश फाइंड कर लेते हैं। एफ जी क्या है? 6.67 इंटू 10 - 11। यार एक सेकेंड, क्लोज हो गया काम। 6.67 इंटू 10 - 11, और mass of earth is 6.02 into 10 - 24, बहुत ज़्यादा। और the mass of बच्चा is 50 kilograms, comparatively बहुत कम। और रेडियस इज या सेपरेशन इज 6 पॉइंट। अच्छा, अब पता चला मैं रेडियस क्यों कह रहा था बार बार सेपरेशन को, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर बैठा हुआ बच्चे का ना जो सेपरेशन होती है ना वो रेडियस की इक्वल होती है। तो इसलिए मैं बार बार रेडियस कह रहा था, और क्वेश्चन में आप रेडियस ही ले रहे होते हो अमूमन, तो इसलिए मैं रेडियस कह रहा था बार बार। 6.4 इंटू 10 पावर 6 इक्वल्स टू एफ सी हमने फाइंड कर ली, एफ सी इज 1.69। और पुश हमने फाइंड करनी है, पुश। तो इसको कैलकुलेट करो बच्चा, क्या है? आई डू हैव अ कैलकुलेटर, एक सेकेंड। इट इज़ 488.5 माइनस 1.69 गिव्स पुश। और पुश कितनी है? पुश इज़, पुश इज़ 4.6, नहीं 486, 4.8 नहीं, बहुत कम हो गई है। 486.8, यही बता रहे न्यूटन्स। चलो यार, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल के लेक्चर में, आगे से कंटिन्यू करेंगे। और यूट्यूब वाले सोरू कह रहा हूँ सॉरी, वीडियो लेट आ रही है क्योंकि यार एडिट करनी पड़ती है और बहुत कुछ जाता है एक वीडियो अपलोड करने के अंदर। तो बाकी नोट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आज के लिए इतना ही, बाकी खुदा हाफिज़।